क्योंकि ये कई बार यात्रा में मार खाया, कई बार मरने के नौबत पे भी आया, लेकिन फिर भी यात्रा करना ही छोड़ा नहीं। इसलिए इसको थोड़ा जिद्दी कहा गया है। भारत घूमा, भारत के बारे में जाना समझा। इसने बताया उस समय, जैसे आज चिट्ठी जब आती है तो पोस्टमैन लेकर आते हैं, पोस्ट ऑफिस है, इसके द्वारा चिट्ठी आती है। हालांकि अब लेटर आने का तो कई तरह का उपाय हो गया है, कई प्रकार के ऐसे ऐप हो गए हैं या ऑनलाइन सेवा ऐसे है या बहुत सारा ऐसा प्रोग्रामिंग बना लिया है लोग। जैसे ब्लू डार्ट एक है, कंपनी है, वो भी क्या करती है, लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जो चीज़ है वो है हमारा डाकघर, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि चिट्ठी का मतलब अभी भी पोस्ट ऑफिस ही होता है। और अभी भी भारत सरकार ज्वाइनिंग लेटर हो या कोई भी चीज़ हो, सरकारी कोई पूछताछ हो, इंक्वायरी करना हो, कोई बड़ी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और अचानक से आप उसको छोड़ दिए हैं या कोई बड़ी कंपनी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आपके पूरा आपका बायोडाटा लेती है। बायोडाटा लेने के बाद एक लेटर आपके गांव भेजती है ना, एक पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन के लिए भेजती है। और वो किसके द्वारा आता है, डाकघर के द्वारा, क्योंकि डाकघर बहुत ही ट्रस्टेड है, बहुत विश्वास लोग करते हैं ना। अब आइए, इब्न बतूता द्वारा उस जमाने का जो संचार प्रणाली था, कि आखिर उस जमाने में संचार प्रणाली कैसा था। इसको बंद कर देते हैं थोड़ा, क्या कौन वाला, यही वाला है, कौन बंद हो गया, वो बंद हो गया। अब बंद हो गया, अब बंद हो गया। तो इब्न बतूता ने उस जमाने का जो संचार प्रणाली था, संचार का मतलब जो हमारे बातों को, जो हमारे संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का क्या करता है, काम करता है। तो इब्न बतूता ने बताया कि उस जमाने में जो संचार प्रणाली था, वो भारत में दो प्रकार से संचार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। पहला संचार जो व्यवस्था थी वो डाक व्यवस्था की तरह थी। और डाक व्यवस्था कौन कौन थी, तो पहला था अश्व डाक व्यवस्था। क्या नाम था, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, यानी घोड़े के द्वारा क्या किया जाता था, संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था। अगर जहां घोड़ा नहीं जा सकता है, दुर्गम रास्ते होते हुए, हो गया जी, तो कर दो, पूरा नहीं होगा, कर दो, हाँ ले लो, पैसा जितना होता है उसको ले लो, तार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अश्व का मतलब होता है क्या चीज, घोड़ा। तो घोड़ा कहने का मतलब घोड़े के द्वारा भी डाक को एक जगह से, चिट्ठी को एक जगह से, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम किया जाता था। दूसरा व्यवस्था था, उसको हम लोग बोलते थे पैदल डाक व्यवस्था। मतलब लोग जैसे दुर्गम रास्ते होते थे, पहाड़ी रास्ते होते थे, नहीं जा पाते थे, तो वहां पर वो क्या करते थे, पैदल जाते थे, है ना। तो पैदल के द्वारा भी, अब छोटी दूरी है तो पैदल चल गया, ज्यादा लंबी दूरी है तो घोड़ा के द्वारा जा रहा है। तो दो तरह से डाक का व्यवस्था था। संचार प्रणाली पूछेगा, इब्न बतूता ने संचार प्रणाली के बारे में क्या बताया, तो इब्न बतूता ने संचार प्रणाली के बारे में बताया कि पहले जो संचार प्रणाली थी दो तरीके से संचालित होती थी, एक अश्व डाक व्यवस्था थी और दूसरा पैदल डाक व्यवस्था थी। अब आइए, करा अश्व जो डाक व्यवस्था है, ये अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ये क्या था, इस व्यवस्था को उलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उलक। याद रखिएगा उलक क्या है, तो अश्व डाक व्यवस्था को ही अपनी भाषा में उसको उलक कहा गया। क्या कहा गया, उलक। इस व्यवस्था में हर एक मील, मील समझते हो, एक मील की दूरी, 2 मील की दूरी, एक दूरी का है, मापक है, नहीं है। हर एक मील पर, हालांकि मील दूरी का अर्थ होगा, हर एक मील पर एक राजकीय घोड़ा होता था, खड़ा होता था सिस्टम में। जैसे यहां से हमको कोई पहुंचाना है, कौआ कोल 7 किलोमीटर है, हर एक मील पर मान लिया जाए यहां से एक मील लगभग 2-3 किलोमीटर का होता है, तो 3-4 किलोमीटर पर मान के चलो एक खड़ा है, या एक मील ही समझो, एक मील पर खड़ा है। कौआ कोल यहां से 1 मील पर मान लेते हैं। तो यहां से घोड़ा चिट्ठी लेकर निकला, और कौआ कोल में जो घोड़ा है उसको चिट्ठी देकर वो वापस, अगर उसके पास कुछ है इधर का तो वो दे देगा, और वो जाएगा। अगर आगे चिट्ठी जाना होगा तो आगे पहुंचाएगा, अगर नहीं पहुंचाना वहीं की जरूरत है तो वहीं जाकर राजा महाराजा जिसको देना है दे देगा। ये व्यवस्था होती थी पहले, और घोड़े संदेश लेकर क्या करते थे, जाते थे। दूसरा हमने बताया क्या चीज, पैदल।
पैदल में क्या होता था, प्रत्येक मील पर 3 होते थे खड़े। यहाँ प्रत्येक मील पर एक घोड़ा खड़ा होता था, और यहाँ प्रत्येक मील में कै गो, 3 गो, और एगो आदमी होता था जिसको दावा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दावा। एक आदमी होता था संदेश पहुंचाने वाला, वो आदमी अपने हाथ में एगो छड़ ले रहता था। क्या ले रहता था? छड़। और छड़ में लगल रहता था घंटी, और दौड़ल जा रहा है, टन 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 बज रहा। सामने कोई भी है ना, वो हट जाएगा। काहे? एम्बुलेंस समझो हुए, वो एक तरह का क्या है? एम्बुलेंस है। तो ये होता था, इसको कहते हैं डाक दौड़ाहा। पहले के टाइम में इसको बोलते थे डाक दौड़ाहा। नहीं तो छड़ लेकर घंटी बांधा होता था, दौड़ते 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 जहां अगली दूरी तक जाना होता था वहां जाता था। वहां एक आदमी खड़ा रहता था, उससे लिया, बोला कहाँ का है? वहां का, फलना गांव का है। दौड़ 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 उस रास्ते में चल गया। उस वाला का फलना गांव का है, चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। उतना पहले चिट्ठी पत्री नहीं चलता था कि मार 75 गो गांव का आएगा, पहले कम होता था। क्या लिखता है? पहले कहाँ दिल्ली बम्बई कोई कमाल जाता था कि चिट्ठी लिखेगा? पहले तो था भैया राजा महाराजाओं का संदेश आता था और जाता था। बाकी किसका संदेश? गरीब आदमी संदेश भेजेगा? कुछ भेजेगा? वो तो जो कमा रहा है, जो खा रहा है, उसको क्या मतलब है? तो राजाओं महाराजाओं के बीच में बातचीत करने का जो तरीका था, तो निश्चित था कि फलना राजा के पास जाना है तो दौड़ दौड़ वहां तक, रास्ते में जो मिला वैसे करके चलता था। तो 2 तरह का व्यवस्था होता था। समझ में आ गया? एक का नाम क्या था? अश्व, दूसरे का नाम। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इब्न बतूता ने यह भी बताया कि बहुत सारे जो भारत में यात्री आते थे या जो व्यापारी आते थे, तो व्यापारी आएंगे तो कुछ चीज आएंगे। पहले थोड़ी मोटर कार चल रहा है एसी वाला, आएंगे तो टमटम से आएंगे, घोड़ा से आएंगे, बैलगाड़ी से आएंगे, एक से आएंगे हो कि बस लेकर आएगा। उस जमाने में बस था जो आएगा लेके। तो उस जमाने में यही सब जो यात्रा के साधन थे उसी से आता था। और बीच बीच में ऐसा जगह होता था कि यात्रियों को बहुत दिक्कत भी हो जाती थी। तो इसने इब्न बतूता ने बताया कि भारत के कई राजाओं ने अपने राज्य में आने वाले व्यापारियों के लिए बहुत सारी सुविधाओं का व्यवस्था करवाया था। जैसे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज ने विशेष उपाय किए थे। लगभग सभी व्यापारिक, है ना, व्यापारियों के लिए, गलती लिखा हुआ है, व्यापारियों के लिए क्या किया था? विश्राम गृह। जैसे मान लिया जाए फलना गांव से, फलना देश से कोई व्यापारी आ रहा है और पता है भारत आते आते उसको यहाँ जंगल मिलेगा, नहीं मिलेगा, और यहाँ एक गांव मिलेगा, फिर जंगल पार करेगा तब बड़ा राज्य में आएगा। तो क्या करता था? यहीं पर एगो विश्राम गृह बना दिया कि रात में घुसिए नहीं जंगल, आपके साथ लूटपाट होगा, आपके साथ दिक्कत होगा। एजे पर बना दिया विश्राम गृह। सब व्यापारी क्या हो गया? रुक गया। फिर यहीं पर से निकला भोरे अपना। इतने नहीं, हर जगह बहुत सारे राजा ऐसे होते थे अपने सैनिक नियुक्त कर दिए कि व्यापारी आ रहा जा रहा, उसको कोई ये ना करे, कोई छीन ना ले, उसको कोई तंग ना करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी राजा महाराजा किए हुए थे। और सब जानते थे कि व्यापार से ही किसी का राज्य का भला हो सकता है। अगर आपके राज्य से व्यापार नहीं होगा तो फिर आपका राज्य कभी विकास करने वाला नहीं है। तो इसलिए व्यापारियों को इतना व्यवस्था दिए, बहुत सारी व्यवस्था देते थे। आगे देखिएगा, इब्न बतूता ने दासों के बारे में बताया। दास शब्द जो है वो एक तरह ऐसा शब्द है जिसको हम दूसरी बात शब्दों में बोले तो उसको हम बोलेंगे गुलाम। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम। गुलाम का मतलब जिसको बिना पैसा का, जैसे एक बार हम मोबाइल खरीद लिए, नहीं खरीद लिए, अब जितना मन है उसको चार्ज करेंगे, यूज करेंगे, इसके बदले कोई पैसा देना है? दास भी एक तरह का वस्तु था। एक बार जिसको खरीद लिए उसको जितना मन है उतना यूज कीजिए। जैसे मोबाइल को यूज करने के लिए कम से कम बैटरी 10% रखोगे नहीं, तब न चलाओगे कि पूरे डाउन कर दोगे, मोबाइल में रख ले रहोगे तो चलेगा नहीं। तो कम से कम खाना तो दोगे ना उसको। बात समझ रहे हो ना? तो दासों को सिर्फ खाना भी मिलता था, वो भर पेट। जैसे मोबाइल में जब मन होता 10% पे चालू कर देते, हमारा मोबाइल है, कोई बोलता है नहीं, वो चला भी है, कोई बोलता है रे, निकल जाता है। जनरली भाषा है, उस पर बना दिया वो लोग वीडियो। तो कहने का मतलब है कि अपना वस्तु जैसे मन वैसे यूज करो। तो दास को भी वैसे ही यूज करता था। एक बार खरीदा गया। दासों की खरीद बिक्री होती थी अफ्रीका के सबसे बड़े बाजार लिस्बन में। कहां पर? लिस्बन में। और भी कई जगह है। भारत में भी दास प्रथा चलता था, गुलाम बनाकर रखता था, है ना। तो उसने दास के बारे में क्या बताया? तो इब्न बतूता बताता है कि दास बाजारों में सामान की तरह खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। जरा मन भर गलो, नहीं रखना है आदमी के,
ले गया बाजार में, दाम लगाया, जिसको खरीदना लेके, जिसको खरीदना खरीद भी लिया, बेच भी दिया, दोनों काम होता था। अदमिया, हाँ अदमिया के, अदमिया और अतिया दुनू के खड़ा करके बेच दे हले, वो जमाना हले। तो अदमिया ने तो जानवर में बात कर लिया है। तो दासों को, इस 10वीं में पढ़ना था, है ना, सब जानिएगा। 10 खरीदे और बेचे जाते थे। दासों को भेंट में दिया जाता था। जैसे कोई राजा महाराजा के यहाँ जा रहा है, तो हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं। पहले के गया कोई आदमी को, राजा को इम्प्रेस करना चाहता है, 10 गो हाथी ले लिया, 2-4 गो ऊँट ले लिया, 2-4 गो घोड़ा ले लिया, है ना, और ले लिया 10-20 गो 50 गो दास। राजा प्रणाम महाराज, हम आपके लिए कुछ भेंट लाए। तो क्या लाए हैं, तो हाथी लाए हैं, घोड़ा लाए हैं, दास लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। तो राजा उसको क्या करता था, बहुत मानता था। भेंट में दिया जाता था दास, गिफ्ट में। भेंट मतलब गिफ्ट में, माने तोरा बर्थडे हो तो आज देते थे चॉकलेट ने। पहले राजा का बर्थडे आया तो 10 गो आदमी गिफ्ट कर दिया, 10 गो लड़की गिफ्ट कर दिया, जाओ। ये होता था पहले का सिस्टम, है ना। जब इब्न बतूता भारत पहुंचा था तो वो भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलना चाहता था, पहले बताए थे। ये भी क्या किया, कुछ घोड़ा खरीदा था, कुछ क्या खरीदा, दास, और जाके राजा को किया भेंट। तब राजा इससे इंप्रेस हो गया, बहुत दिन तक रहा भी राजा के पास। नहीं, आगे देखिएगा, इब्न बतूता बताता है, ये तो हो ही गया। दासों को सामान्य तौर पर घर में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जितना घर का काम है, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर का पोछा करना, कृषि कार्य करना, सब उसमें। इतने नहीं, पहले जमाने में चलता था पालकी। पालकी समझते हो ना, पालकी उठाने में दासों का प्रयोग होता था। आज की जो जाति है, जैसे कहार एक जाति, हम देखो किसी की व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहे, लेकिन जो इतिहास रहा है, पालकी उठाने का काम कौन करते हैं, तो गाना चलो रे डोली उठाओ कहार, नहीं पिया मिलन की रुत आई, कुछ ऐसा गाना है कि नहीं गाना है। तो पालकी उठाने का काम करते थे। इब्न बतूता ने बताया कि दासियों को, लिखा हुआ है क्या, दासियों को अमीरों के घर पर भेज दिया। जैसे कोई दासी बहुत सुंदर है, उसको क्या किया, बोला कि तुम उस अमीर के साथ जाओ। और लड़की एक ऐसी चीज है, स्त्री एक ऐसी चीज है कि पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, फिसल जाता है। इतना अंदर स्त्री हमको भाव दे रही है, प्रेम कर रही है, बस उस पर गया फिसल, और फिसल गया तो प्रेम में तो यहाँ सब कुछ बतिया लेता है, सब बता देता है। यहाँ ब्याह सेट नहीं होता है, पहले आदमी कह देता है तुमको तो गोवा घुमा देंगे हम। नहीं, काहे टेंशन ले रहे, तुम्हारे तो हम ये कर देंगे। और जब नहीं गोवा घुमा ही नहीं तो घरे के गोवा बना देगी, इन्हें समुंदर बना दो, इन्हें खाई बना दो धनिया। तो इन्हें, जैसे हम अपना घर वाली बोले थे, हालांकि बात हम बहुत कम किए हैं, नहीं के बराबर। शादी के जब सेट हुआ था तो जिसको नहीं बोलता है ना, नहीं के बराबर। कभी कल 15 दिन में काबर हो गया तो हो गया, नहीं तो हम दिन भर व्यस्त रहते थे। तो एक दिन ऐसी बोले, मैंने कोई उठा घूमने उन्हें बात, बोले अच्छा तुमको नैनीताल घुमा दें। आज तक नहीं घुमाए हैं। हर साल हर बार गरी आती, जब गर्मी आता है तब गरी आती है। तो क्या है, आदमी जिससे बात करता है तो लगा हो जाता है, लगा हो गया, सब बात बताता है। तो राजा को पता चल जाता है, ओ फलना आदमी बस इतना पैसा है, दे नहीं रहा है, इसके पास बहुत खजाना है। नहीं, दुश्मन के सटा दिया लड़की को, औरत को, दुश्मनों को चाल पता कर लेता था। तो जासूसी करवाने के लिए भी लड़कियों का इस्तेमाल, यानी दासियों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और नाचने गाने के लिए भी ये लोग होती थी, कुछ लोग नाचते गाते थे, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता था। आइए, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली के आगमन के बाद कई भारत में और लोग आए जो भारतीय रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं के बारे में बहुत सारे चीज लिखे। कल भी लिखाए थे कि सिर्फ अल-बुरूनी भारत नहीं आया था, फ्रांसवा बर्नियर भारत नहीं आया था, इब्न बतूता नहीं आया था, बल्कि बहुत सारे विदेशी जो थे वो हमारे देश में आए, हमारे देश के बारे में जाने और बहुत कुछ उन्होंने लिखा। जैसे हम लोग 10वां में पढ़े हैं मैक्स मुलर का भारत से हम क्या सीखे। तो जब वो भारत आया, भारत को जाना, तब ना लिखा जी, ऐसे थोड़े लिख दिया। तो उस समय में बहुत सारे लोग हमारे देश में आए थे, कुछ विदेशी लेखक भी थे जिन्होंने भारतीयों को यूरोपीय भाषा में, भारतीय जो भी ग्रंथ थे उनको यूरोपीय भाषा में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, उसके बारे में जाना। जसवंत रॉबर्ट नवल द्वारा बरबोसा, है ना, ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज की पूरा जानकारी दिखाया। 1600 ईस्वी के साथ भारत में अंग्रेज आने लगे, डच आने लगे, फ्रांसीसी आने लगे। इसमें कई फ्रांसीसी लोग ऐसा है, एगो नाम था तुम्हारा
क्या नाम था? बैपिस्ट तेवर्नियर। लिखा थे ना वो फ्रांसीसी यात्री का नाम, क्या नाम था? हाँ, जियो बैपिस्ट तेवेनियर ना, तेवेनियर, ये भी आया था। ऐसे करके बहुत सारे हमारे यहाँ आए और हमारे देश के बारे में जाने, और जिसको जो समझ में आया वो लिखा, और इसकी तुलना अलग अलग राज्यों से किया। आगे देखिएगा। अब आइए, हमारा जो अगला टॉपिक है, दो लोगों के बारे में पढ़ लिए, एक अल-बुरूनी, दूसरा हमने पढ़ा किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में। अब तीसरा व्यक्ति जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसका नाम था क्या? फ्रांसवा बर्नियर। क्या नाम था? फ्रांसवा बर्नियर। ये भी भारत आया था। अब बात समझिएगा, फ्रांसवा बर्नियर रहने कहां वाला था? तो 90 से फ्रांस से जुटल है नहीं, और ये चिकित्सक था, माने डॉक्टर था। ये इतने नहीं, राजनीतिक भी था और दार्शनिक था। बहुत बड़ा विचार प्रकट करता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता था। दार्शनिक उसी व्यक्ति को कहते हैं जिनकी बात में बहुत दम होता है, बहुत सोच समझ के और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, है ना। तो दार्शनिक कहा जाता है। इतिहासकार भी था ये। मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। इसको लगा कि चलो भारत, मुगल साम्राज्य में जाएंगे और हमको भी कुछ ना कुछ वहां काम मिल जाएगा, वहां कमाएंगे, रहेंगे, भारत को जानेंगे। ऐसा है। 1656 से लेकर 1660 की 61 तक, 61 तक शायद है ना, 6 साल वो भारत में रहा। नहीं, 1656 से 1612 साल, कितना हो जाएगा? 58, 68, कितना हो जाएगा जी? 68 होगा ना। 12 साल वो कहाँ रहा था? भारत में। भ्रष्टाचार मुगल दरबार के नजदीकी में जुड़ा रहा। शाहजहां जो उस समय के थे, उसका जो बड़ा बेटा था, उस बड़े बेटे का क्या था? वो पर्सनल डॉक्टर था। शाहजहां के बड़े बेटे का वो क्या था? पर्सनल डॉक्टर था, है ना। उसका देखरेख करता था, और वो यहाँ पर रहा और बहुत दिनों तक अलग अलग लोगों के साथ रहा, बुद्धिजीवी लोगों के साथ रहा, और भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा किया, है ना। आगे देखिएगा। ब्रांच का बर्नियर, फ्रांस का बर्नियर, है ना। बर्नियर जो था, देश के कई भागों की यात्रा की, उनके बारे में लिखा। भारत में जो उसने कुछ देखा उसकी तुलना वो किससे किया? यूरोप से किया। बर्नियर ने बताया कि भारत की स्थिति यूरोप के विकास की तुलना में क्या है? दयनीय है। बर्नियर ने बताया कि जितना विकास यूरोप किया है उतना विकास अभी तक भारत नहीं किया, यानी यहाँ खराब है। बर्नियर का कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुआ। मैंने जो कुछ लिखा था उसको छपवा दिया। कब? 1670। अगले 5 वर्ष में अंग्रेजी के 10 और जर्मनी में भाषा में भी इसका क्या हो गया? अनुवाद हो गया। यानी जो इसने भारत के बारे में और लोगों के बारे में लिखा, उसका एक किताब छपा, और ये किताब इतना फेमस हुआ कि 5 साल में दूसरे दूसरे देशों में जाकर अलग अलग भाषा में भी क्या हो गया? ट्रांसलेट हो गया, और लोग उसको पढ़ा जान। 1670 से 1725 के बीच में ये जितना कुछ वृत्तांत लिखा था, इसका लगभग 8 बार किताब क्या हुआ? छपा, है ना। और 1684 में जाकर अंग्रेजी में भी कई बार छप गया? 3 बार। यानी इसका किताब बहुत क्या हुआ? फेमस हुआ। तो फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। क्या था? चिकित्सक। क्या था? राजनीतिक, इतिहास का। भारत आया मुगलों के तलाश में, मुगलों के यहाँ मौका के तलाश में कि कुछ काम मिल जाएगा, और मिल गया। कौन? शाहजहां। शाहजहां का बड़ा बेटा, बड़ा बेटा का क्या बन गया? डॉक्टर नहीं बन गया, और भारत को समझा बूझा और बहुत कुछ यहाँ पर लिखा। तो वही था फ्रांसवा बर्नियर। थोड़ा सा बचा है, कल एकदम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत?